तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस साइड सी ऋषभ गुप्ता। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट के लिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये तुम्हारे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं। कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मैं कह दूं, अगर हम प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपना सारा खर्चा कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। यानी कि सर गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है दैट इज कॉस्ट। कहते हैं कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट वर्ड से पता चल रहा है कि सर वो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि मैं कह दूं अगर मैं किसी और से सर्विसेज हायर कर रहा हूं, उसके लिए मैं पेमेंट करूंगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर उसी को तो अकाउंटिंग में कॉस्ट कहते थे कि मैं सामने वाले से रेंट पे बिल्डिंग लूंगा तो मैं उसको क्या पे करूंगा, रेंट पे करूंगा। तो मैं कह दूं पैसा तो देना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। बट मान लो वो बिल्डिंग मेरी ही है, मेरी अपनी, तो क्या मैं रेंट लूंगा उस बिल्डिंग से? तुम कहोगे सर आप तो बिजनेस चला रहे हो, आप तो प्रॉफिट लोगे, आप रेंट थोड़ी लोगे। तो वो जो रेंट एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, क्योंकि मैं ये अगर बिल्डिंग किसी और को देता तब तो उससे रेंट मिलता मुझे, वो रेंट पे करता यानी कि उसका एक्सपेंस बनता। बट यहाँ मैं अपनी बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ, मुझे रेंट पे करना नहीं पड़ रहा। वो कॉस्ट जो मैं अपनी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज या सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज के लिए कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड क्यों है सर, हम ये एक्चुअली पे थोड़ी कर रहे हैं, तो एस्टिमेटेड ही हुआ ना, हम खुद अंदाजा लगा रहे हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स कौन से हो गए, ये लैंड दिया तो रेंट मिलेगा, वर्कर अपनी वेजेस प्रोवाइड करी तो सैलरी वेजेस मिलेगा, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज दी तो प्रॉफिट मिलेगा, पैसा लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो कह रहा है ये सब इनपुट जो हमने सप्लाई करे ओनर ने खुद, तो हम उस कॉस्ट को, एक एस्टिमेटेड वैल्यू को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ओनर मैनेजरियल सर्विसेज देगा, अपनी एंटरप्रेन्योर सर्विस देगा, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं कह दूं कि एक टाइप से अगर देखा जाए, इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट में जुड़ रहा है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में ओनर अगर अपनी मैनेजरियल सर्विस दे रहा है तो उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो एक काइंड में बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट एक कॉस्ट नहीं होगी। ध्यान से समझो, एक बिजनेस है, एक ओनर है, ओनर ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड करी, मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर सर्विसेज। अब बिजनेस उस एंटरप्रेन्योर सर्विस के बदले क्या देगा, उसको प्रॉफिट देगा। तो एट द एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट यही तो थी ना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर। तो ओनर ने सर्विस प्रोवाइड की, एंटरप्रेन्योर उसने क्या सर्विस दिया, बैंक ने, बिजनेस ने क्या वापस किया, उसको उसको प्रॉफिट दिया। तो मैं कह दूं इम्प्लिसिट कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट ऐड होता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, एडलेस नहीं बोल रहा मैं, इंक्लूडेड होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। इसीलिए तुम्हारा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है TR = TC। तब तुम्हें लगा होगा कि सर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा? क्योंकि वहां लिखा होता है कि यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, या इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम मतलब हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन या हाईएस्ट प्रॉफिट आपका कब अटेन होगा, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। तब तुम कहोगे सर टोटल कॉस्ट TR के बराबर होगा तो भाई आपका तो प्रॉफिट जीरो हो गया। अरे नहीं, टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज व्हाट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट में नॉर्मल प्रॉफिट एडिड है, क्योंकि वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ओनर। तो ओनर ने जो प्रॉफिट लेना होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम्पल होगी, रेंट है अपनी खुद की प्रॉपर्टी का, सर्विसेज दिया उसने एंटरप्रेन्योर की, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या सैलरी। तो कहता है नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट ओनर को देगा वो है क्या? मैं कह दूं इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर सर्विस। मैंने कहा ना, वो एंटरप्रेन्योर सर्विस देगा हमें, बिजनेस को, और बिजनेस उसको क्या पे करेगा, प्रॉफिट पे करेगा। तो इट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ना फॉर द सर्विसेज। एक्सप्लिसिट क्या हुआ है, जो मैंने बताया तुम्हें, जिसके लिए मैं एक्चुअल मनी पे कर रहा हूँ बाहर वालों को, आउटसाइडर से हायर करता हूँ, उनको पेमेंट करता हूँ। फैक्टर सर्विसेज कौन से हायर करता हूँ, लैंड, वर्कर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, राइट। और इसी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी कि सर टोटल कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर होती है, जो आप पैसा जिसको पे कर रहे हो। मगर इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल कॉस्ट होती है, उसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है, यानी खुद की सर्विसेज का कॉस्ट भी आता है। डन। शॉर्ट रन, कहता है शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, कहता है दो कॉस्ट को जोड़ लो। कौन सी? एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? कहता है अगर कोई कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज करती है या वेरी करती है तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अरे पिछला वीडियो जाके देखो जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन सीखा है, उसके अंदर एक होता था वेरिएबल फैक्टर, एक होता था फिक्स फैक्टर। मैं कह दूं जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर के कारण लग रही है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर के कारण लग रही है उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और उसमें लिखा भी था कि लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने से हमारा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है। तो मैं कह दूं लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने से जो हमारी कॉस्ट चेंज होगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट।
और लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने से हमारा फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता था पिछले चैप्टर के अंदर। तो मैं कह दूं कि सर लेवल ऑफ आउटपुट से आपकी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है और वही लगनी है सेम। तो बस ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी एंड फिक्स रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, उनसे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई कैजुअल वर्कर है जो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कोई पावर है फ्यूल है, ये तभी लगेगा जब प्रोडक्शन होगी रॉ मटेरियल, तो हम इन सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाएंगे पावर बढ़ेगी, मतलब मैं मशीनरी में और वो डालते जाऊंगा रॉ मटेरियल तो मेरी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। और अगर मैं कहूँ अपना पावर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे मैं अपने रॉ मटेरियल लगाता जाऊंगा मेरी मशीनरी ज़्यादा यूज़ होगी और वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बल्कि फिक्स कॉस्ट एक बार खर्चा कर दिया मशीन पा, तो मशीन तो वैसी की वैसी रहेगी, खर्चा तो हो गया। तो मैं कह दूं लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन सब पे जो खर्चा हुआ वो बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उस पर फिक्स कॉस्ट लगनी ही लगनी है। इट डजेंट मैटर आप प्रोडक्शन करो कि नहीं करो। तो हमने कुछ नाम सीखे हैं इसके, क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्योंकि जब आप गुड्स देखते हो ना, आपको उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं दिख रही है, आपको उसमें ना वो नहीं दिख रहा। फॉर एग्जांपल आप वो बना रहे हो, शर्ट्स बना रहे हो, ठीक है। अब शर्ट्स में आपको क्लोथ दिखेगा, क्लोथ क्या है, रॉ मटेरियल फिक्स फैक्टर है। बटन्स दिखेंगे, वो बटन्स क्या है, रॉ मटेरियल। बट क्या तुम्हें मशीन दिख रही है जिसमें वो बना, नहीं सर। तो इसीलिए हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं जो हमें दिख रही है, तो ये प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट वही जो मैन्युफैक्चरिंग वाली होती थी ना हमारी अकाउंटेंसी के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, वो ये वाली होती है, इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और क्या मैं इन खर्चों को अवॉइड कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूँ तो क्या वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, सर नहीं लगेगी, दैट इज दे आर अवॉइडेबल कॉस्ट। बट अगर मैं प्रोडक्शन नहीं भी करूँ तो मुझे फिक्स फैक्टर तो लगाना पड़ेगा ना, मुझे मशीनरी पे लगानी पड़ेगी, मैंने कोई परमानेंट एम्प्लॉय रखा उसको सैलरी देनी पड़ेगी, डजेंट मैटर मैं बिजनेस चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। तो कहता हूँ इनको बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसे ही सप्लीमेंट्री कॉस्ट इनका नाम है। सप्लीमेंट्री मतलब रॉ मटेरियल के अंदर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि वो बन के आ जाए पूरा एंड प्रोडक्ट, तो ये सप्लीमेंट करता है। ओवरऑल कॉस्ट होता है जो एक बार कर दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होती थी ना हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो मशीनरी वगैरह लगा के उसको होता क्या था, डेप्रिसिएशन लगता था, रेंट मिलता था, वो जो रेंट वगैरह कॉस्ट लगेगी वो इनडायरेक्ट होती है। जर्नल कॉस्ट भी इसको कई बार हम बोलते हैं। तो डिफरेंट नेम है, आपको ये याद रखना फॉर द एमसीक्यू पर्पस, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कॉस्ट क्या होता है, कहता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कहता है कॉस्ट और आउटपुट का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। यानी एक आउटपुट बनाया उसकी कितनी कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। हर एक कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन जो होगा उसको कहेंगे कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। क्या है एक्सप्लिसिट, वो पेमेंट होती है जो हम बाहर वालों को पे करते हैं, इम्प्लिसिट जो हम खुद की सर्विसेज को दे रहे हैं। इसमें एक्चुअल पेमेंट होती है, इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक्चुअल पेमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स में अगर हम वेजेस दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो वो इसमें आ गया। और अगर हम ओनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं या ओनर की प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट दे रहे हैं, तो वो सब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट मैं कहता हूँ जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो वेरिएबल फैक्टर पे लग रही है वो है वेरिएबल कॉस्ट। डेफिनेशन ऊपर लिखा दी थी इसकी मैंने, राइट। उसके बाद मैं कहता हूँ इट कैन नॉट बी चेंज इन अपना शॉर्ट टर्म फिक्स फैक्टर हम चेंज ही नहीं करते थे तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज ही नहीं होती है। वेरिएबल फैक्टर हम चेंज करते थे तो हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी शॉर्ट टर्म के अंदर या चेंज करेगी। और जब भी प्रोडक्शन जीरो होगी तब भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, और जब भी प्रोडक्शन जीरो होगी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। डन, एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए, अब ग्राफ समझ लो एक सेकंड। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको कहा हमारा प्रोडक्शन जितना मर्जी चेंज हो, यानी आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो मैं कह दूं इट विल बी अ कांस्टेंट लाइन। जब आप कॉस्ट लोगे, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट और आउटपुट। कॉस्ट ले लो वाई एक्सिस पे और आउटपुट ले लो एक्स एक्सिस पे। अब मैं कह रहा हूँ आउटपुट जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। तो इट इज़ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कह दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती विद लेवल ऑफ आउटपुट। एक बार वेरिएबल कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मैं कहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विद द लेवल ऑफ आउटपुट वो चेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक वो बना रहा था, एक टी शर्ट बना रहा था, तो उसमें कपड़ा लगा, जो टेक्सटाइल लगा वो 1 मीटर लगा। दो बनाऊंगा तो वहाँ पे 2 मीटर लगेगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी विद द चेंज इन
आउटपुट, सॉरी। उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे बताओ कि मैं सामने वाले जो सप्लायर होगा उसको मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं तेरे से इतना माल ले रहा हूँ, इतना रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्काउंट दे, राइट। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, मैं सामने वाले से बल्क डिस्काउंट ले लूँ। तो कहते हैं जब भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो ना, आउटपुट इंक्रीज़ करते हो, सबसे पहले जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो बढ़नी है, ऑब्वियसली बढ़ेगी, बट वो ना एट ए डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगी। आप सामने वाले से बल्क डिस्काउंट लेना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से 100 kg लिए एट ₹20। मैंने किसी से 100 kg का रॉ मटेरियल लिया एट ₹20, राइट। मैंने इस क्वांटिटी को बढ़ा के कर दिया 200 और मैंने उसको बोला रेट कम कर, उसने मेरे को 18 कर दिया। जब मैंने टोटल करा 20 इंटू 100 kg कितना हुआ, 2000। और सर जब अगर आप वो देखोगे 18 इंटू 200 kg तो वो कितना हुआ, 3600। कॉस्ट तो मेरी बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ी, बट मैं कह दूँ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी। ये 2000 बनना कितना चाहिए था, 4000, बल्कि बना कितना 3600। तो कह दूँ इंक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, राइट। तो कहता है इट इज शेप्ड इनवर्सली एस, ऐसे बताऊंगा क्यों इनवर्सली एस, ये ऐसा ऐसे बनता है, ये जो इनवर्स उल्टा एस वो है। कहता है क्यों है, बिकॉज पहले जब कॉस्ट इंक्रीज करेगी, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से। अब इंक्रीजिंग रेट से क्यों होगा कि मैं कह दूँ एक टाइम आएगा उसके बाद ना आपको डिस्काउंट मिलना रुक जाएगा या आप और बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे। बट आपका ना क्या होगा, जब आप वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओगे कहीं ना कहीं आप वेस्टेजेस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो वहाँ वेस्टेजेस आ जाएगी। अगर मैं वो कर दूँ लेबर वगैरह की बात करूँ तो वहाँ क्यास वगैरह होने लगेगा, वो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में। तो बस वही लॉ इधर लगाना है, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। कल को आ जाए ना कि भाई क्यों ऐसा है, कि क्यों पहले इंक्रीजिंग रेट से करता है फिर डिक्रीजिंग रेट से, ओ सॉरी, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो तुमने ये लिखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। देखो क्या है, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वही जो 2 पॉइंट पढ़े थे आपने फर्स्ट फेज वाले। कहते हैं देयर आफ्टर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर और लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, ये वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया। तो इसी के कारण होता है। और एट दी एंड अगर आपको लिखना हो तो आप कह सकते हो इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, आगे चलते हैं। तो इसलिए इसकी शेप कैसी होती है, इनवर्सली एस। और ये स्टार्ट जीरो से होता है क्योंकि जब लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होता है तो ऑब्वियसली आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। डन, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आई गेस मैं रोक दूंगा तो शायद तुम वीडियो स्टॉप करके करते जाओगे। हाँ, ये एक एग्जांपल है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इधर लिखा है टोटल कॉस्ट जो है वो कॉन्टैक्ट करता है वाई एक्सिस से एट ₹50। कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मुझे एक चीज़ बताओ, जो टोटल कॉस्ट होगा, मैंने तुम्हें टोटल कॉस्ट तो बताया नहीं अभी तक, तो ये क्वेश्चन आगे करवाऊँ, आगे करवाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, राइट। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीवीसी एंड टीएफसी। ध्यान से समझना। टोटल कॉस्ट होता क्या है, टोटल कॉस्ट होता है सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल, सम कर दूं, राइट। तो हम कह दूं इट इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि सर टोटल कॉस्ट इज व्हाट, टीएफसी प्लस टीवीसी, राइट। फिक्स कॉस्ट क्या सेम रहता है, बिल्कुल सर फिक्स कॉस्ट सेम रहता है। अभी पढ़ा था फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहा। बट अगर फिक्स कॉस्ट 60 है तो मैं कह दूं ये स्टार्ट भी वाई एक्सिस पे 60 से होगा और चलता रहेगा, बिल्कुल सही। वेरिएबल कॉस्ट सर जीरो पे जीरो होता है तो जीरो से स्टार्ट होगा एट, मतलब इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और टोटल कॉस्ट क्या होगा सर, टोटल कॉस्ट भी तो सेम ही होगा। टोटल कॉस्ट इज द समिशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं कह दूं ये स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे जीरो है और फिक्स कॉस्ट जीरो आउटपुट पे लगनी है 60, तो मैं कह दूं टोटल कॉस्ट भी 60 होगा। यानी कि टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, टीएफसी वाले पॉइंट से। उसके बाद वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। रीजन क्या सर, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, तो एट दिन जो चेंज आएगा, यानी कि सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर ये 60 है तो ये 60 ही रहने वाला है। चेंज अगर टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है वो किसके कारण आएगा, वेरिएबल कॉस्ट के कारण। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज हुआ तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, समझा। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा, बाकी ऐसा रहेगा। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा हमेशा वो किस चीज़ का रहेगा, कह दूं टोटल फिक्स कॉस्ट का, यानी कि दे आर पैरेलल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर पैरेलल, क्योंकि बीच में डिफरेंस एक ही आइटम का है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट का, राइट।
तो कहता है ऑब्जर्वेशन देखो, कहता है टोटल फिक्स कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड टोटल कॉस्ट एंड टीबीसी आर इनवर्सली एस शेप, दोनों की सेम शेप जो होगी वो सेम होगी। रीजन वही है, मैंने तुम्हें कहा ना, दे आर पैरेलल। तो बिकॉज दे increases at decreasing rate and then increases at increasing rate with the increase in the output. Reason for the this shaped is law of variable proportion, जो मैं तुम्हें ऊपर बता रहा था। कहता है एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट क्या होगी, टीएफसी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। दिस मीन्स टीवीसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओरिजिन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से आएगी क्योंकि कॉस्ट तो जीरो है उस टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट। कहता है टीवीसी कर्व एंड टीसी कर्व पैरेलल। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, वो सर एक ही चीज़ का है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि सेम रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या कहता था, टोटल कॉस्ट जो होता है वो कंटैक्ट करता है वाई एक्सिस को एट ₹50। मैं कह दूँ टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन, सर जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है उस टाइम पे जीरो, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वही क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे कहा टोटल कॉस्ट ने कहा 50 है, तो मैं कह दूँ टोटल फिक्स कॉस्ट भी कितना होगा, 50 होगा। क्या तुम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट हमारी पहले वाले आउटपुट पे कितनी है 65 एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, क्योंकि यहाँ बताया उसने 50, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50, और 50 हमेशा सेम रहेगी, यानी इस पर भी 50 है टोटल फिक्स कॉस्ट, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इट डजेंट मैटर, बस वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जब आप निकालोगे वो चेंज होता रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, अगर मैं कह दूँ फिक्स कॉस्ट कितना है, टीएफसी कितना है 50 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 15, क्योंकि डिफरेंस है ना वो दोनों का। तो मैं कह दूँ इधर भी 50 है तो इधर 40 आ जाएगा, इधर भी 50 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी 50 है तो 110 आ जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है तो टोटल कॉस्ट चेंज होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, ये वाला भी तुम देख ही सकते हो ऑब्वियसली। उसके बाद हम कर रहे थे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कितना टाइम हुआ, ओके 17 मिनट। ओके, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मैं कह दूं हर आउटपुट को बनाने का जितना कॉस्ट लगा दैट इज एवरेज कॉस्ट। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आउटपुट, यानी कि आपने हर एक यूनिट बनाया, जो टोटल कॉस्ट लगा उसमें आपके हर एक यूनिट में कितना कॉस्ट लगा दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, मतलब मान लो मैंने बनाए 100 यूनिट्स और मेरा टोटल खर्चा आया 5000 का, तो मैं कह दूँ हर एक यूनिट मेरा जो होगा वो 50 रुपीज़ का होगा। मैंने टोटल कॉस्ट लगाया 5000 और मैंने बनाए 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, तो मेरे हर यूनिट पे कितना खर्चा आया 50 यूनिट्स का। हो सकता है ना किसी पे ज़्यादा आए किसी पे कम आए, बट ऑन एवरेज सब कितने के बने 50 के, राइट। तो इसी को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। अब कहता है एवरेज कॉस्ट के दो टुकड़े होते हैं, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये आया कैसे, इसका मैं तुम्हें डेरिवेशन बताता हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है। और एवरेज कॉस्ट मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यूनिट्स जितने आप बना रहे हो, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट से क्या आ जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। और टीएफसी से अगर मैं आउटपुट को डिवाइड कर दूं तो मैं कह दूं फिक्स कॉस्ट पर आउटपुट, फिक्स कॉस्ट पर आउटपुट, तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट, यानी कि कितना वेरिएबल कॉस्ट एक आउटपुट पर लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बन गया AC इज इक्वल टू AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चीज समझ आई। तो कहते हैं देयर आर टू पार्ट्स, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों का फॉर्मूला क्या है, AFC इज व्हाट टोटल फिक्स कॉस्ट में से आप आउटपुट डिवाइड कर दो, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप आउटपुट से डिवाइड करोगे ना कॉस्ट चैप्टर में, तो एवरेज बन जाता है। तो कहता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, आपका क्या जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कहता है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मैं कह दूँ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सिर्फ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब इसकी डायग्राम क्या होती है ध्यान से समझना। जब मैं इस फॉर्मूले को स्टडी करता हूँ, क्या मेरा फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होता है, मैं कहूँगा सर ये तो कांस्टेंट रहता है। और जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वो इंक्रीज करता जाएगा तो मैं कह दूँ न्यूमिनेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर बढ़ता रहा, तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा फॉल करती रहेगी, नीचे आती रहेगी, कम होती रहेगी, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए हमारा जो फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बनता है वो बनता है ऐसा, फॉल आता है फिर एक ऐसे लाइन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कहता है इसके नीचे आप जितनी भी शेप्स बनाओगे ना, उन सब का एरिया जो होगा वो सेम होगा। यानी ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई ना, इन सब का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये दोनों का क्या है, ये सेम है। इन सब का एरिया सेम रहता है। इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स एट ऑल पॉइंट्स सेम। यानी कि यहाँ पे कर्व का हर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन सब का एरिया क्या है, सेम होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनते हैं? सर फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, आउटपुट बढ़ाते जाओ तो वो तो हमेशा फॉल करेगा। बट क्या ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? मुझे बताओ, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? सर एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है आपका आंसर जीरो हो गया, जीरो। क्या कभी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है? मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, लेट मी आस्क यू, डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो तो आंसर क्या आता है, और न्यूमिनेटर में अगर जीरो हो तो आंसर क्या आता है? पिछले चैप्टर में सीखा था, अगर डिनोमिनेटर में जीरो है ना, इसका मतलब होता है आंसर इज इन्फिनिटी, और न्यूमिनेटर में अगर जीरो होता है तो आंसर होता है जीरो। बट क्या न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है? देखो, क्या न्यूमिनेटर में कभी जीरो आ सकता है? फिक्स कॉस्ट है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट सर, तब भी होती है। तो हमारा कभी टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं आएगी। तो यानी कि सर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब मैं कहता हूँ कि क्या सर ये वाई एक्सिस को टच करेगा? ध्यान से समझो, वाई एक्सिस का मतलब है कि सर आपका आउटपुट मान लो जीरो है, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? तो मैं कह दूँ सर आउटपुट अगर जीरो है, फिक्स कॉस्ट कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो सर ये आंसर तो इन्फिनिटी आया, इसका आंसर जीरो आना चाहिए था, बट आया क्या जीरो? नहीं, ये यही चीज़ समझनी है आपको। तो कहता है ए एफ सी डज नॉट टच एनी एक्सिस, इट ओनली गेट्स नियरर। मैं कह दूँ ये सिर्फ पास पास आएगा, पैरेलल हो जाएगा, बट भाई साहब मिलेगा नहीं उससे आकर नियर टू द एक्सिस, बट नेवर टचेज देम। कहता है क्यों? ए एफ सी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस एज टी एफ सी कैन नेवर बी जीरो। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकता, और अगर टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगा तो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और क्या ये वाई एक्सिस को टच कर सकता है? तो सर ये भी जीरो नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होगी होगी, को जीरो से डिवाइड करो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब नॉट डिफाइंड हो गया तो ऑब्वियसली वो सर वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब इसका आंसर क्या आता है कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो पहले क्या करती है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, दैट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो कहता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वो पहले फॉल करेगा देन राइज करेगा। इसको बोलते हैं हम यू शेप्ड। यानी कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा होगा, यू शेप्ड होगा। डन सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स with the increase in output and after reaching the minimum point it starts rising। यानी कि सर पहले ये फॉल करेगा देन राइज करेगा, यही तो कर्व है, बस सिंपल, राइट। और रीजन इसका क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हर जगह इसका लॉ यही लगना है। ओके, डेरिवेशन मैंने सिखा दी थी, ये कैलकुलेशन आई गेस तुम कर लोगे। मैं स्टॉप कर लेता हूँ, देख लेना, ये भी स्टॉप कर लेता हूँ, देख लेना। अब आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट। मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया, ए सी इज वट, ए एफ सी प्लस ए बी सी। कहता है ए सी इज वट, समीशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बस इट इज़ द समीशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और ए सी का कर्व कैसा होता है, वो भी यही होता है, यू शेप्ड, पहले फॉल करता है देन राइज करता है। यानी कि सर इसका कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व लगभग सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं, मगर ए सी जब इनिशियली फॉल करता है विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट, उसके बाद उसका मिनिमम पॉइंट आएगा देन वो इंक्रीज करेगा। ये भी क्यों होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने तुम्हें बोला था ना, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पॉइंट ना सारे प्रोडक्शन के जितने चैप्टर है ना वो सब में कवर होते हैं। कहता है ए सी कर्व इज हाइयर देन ए बी सी। ऑफकोर्स मेरे को ये बताओ क्यों ऐसा होगा कि एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर ही होगा, अपने कमेंट सेक्शन में देख बताओ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ रीज़न क्या है कि सर क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो कर्व है ना वो कह दूँ सबमिशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो होगी होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो वो पॉजिटिव वैल्यू तो है ही है। तो जब आप कोई भी वैल्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाओगे तो एवरेज कॉस्ट तो हमेशा ज़्यादा ही होगा ना। आई एम सेइंग कि सर एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो है, बट क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो से कम हो सकती है क्या? सर जीरो भी नहीं हो सकती, वन वन उससे ऊपर, मतलब जीरो से ऊपर कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब आप किसी को वैल्यू के साथ जोड़ोगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू से एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़ोगे तो ऐसी आएगा। तो जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो मैं कह दूँ एवरेज कॉस्ट तो हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, इट विल बी ऑलवेज
लार्जर। तो बस यही लिखा है, ए सी कर्व इज हायर देन ए बी सी कर्व बिकॉज ए सी इज सम ऑफ ए एफ सी एंड ए बी सी। अगर ए एफ सी माइनस में आ सकता ना, तब मैं कह सकता था ए सी का भी छोटा हो सकता है, बट ए बी सी माइनस में कैसे आ सकता है? किसी की फिक्स कॉस्ट माइनस में कैसे हो सकती है? लॉजिकल ही नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका कर्व देखो, कहता है ए सी का कर्व ये है, ए बी सी का कर्व भी ऐसा ही होता है, पहले फॉल करता है देन राइज करता है, और ए एफ सी का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीधा फॉल करता है और पैरेलल हो जाता है लगभग, कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्वेश्चन इज इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लिखें? सर ए सी कर्व हाइयर होता है ए बी सी कर्व से, पहला पॉइंट। ए सी कर्व इज ऑलवेज लाई अबव द ए बी सी, क्योंकि ए सी इज व्हाट, समिशन ऑफ ए एफ सी, ए बी सी प्लस ए एफ सी। कहता है ए बी सी रीच इज द मिनिमम पॉइंट एट ए, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और ए सी का मिनिमम पॉइंट है बी। तो वो जो कि मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी होगा वो हमेशा ए बी सी के मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा होगा। उसके बाद कहता है आउटपुट जब इंक्रीज करता है तो ए सी और ए बी सी का जो गैप है ना वो फॉल करता है, मतलब तुम देख रहे हो ये गैप कम होते जा रहा है। ये गैप कम क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है? फिक्स कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। और एवरेज फिक्स कॉस्ट तुम्हें दिख तो रही है वो कम होते जा रही है, आगे जाके कम होती जाएगी, तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। बट क्या ये कभी टच करेंगे एक दूसरे को? क्या ये टच कर सकते हैं? सर टच करने के लिए क्या कह दूं, ए एफ सी जीरो होना चाहिए, बट ए एफ सी क्या जीरो हो सकता है? अभी तो बड़ा सर ए एफ सी जीरो हो ही नहीं सकता, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या टच ईच अदर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो प्लीज ध्यान रखना। As output increases, the gap between AC and ABC curve decreases, but they never intersect each other. Reason being, AFC can never be zero. आगे चलते हैं। अब बचा मार्जिनल कॉस्ट, कितना बचा? थोड़ा बचा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मैं कह दूं एवरेज और मार्जिनल में फर्क क्या होता है? एवरेज कहता है ऑन एवरेज आपकी कॉस्ट कितनी लगी, यानी कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो उस एक्स्ट्रा यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी। एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एडिशन हुआ आपकी टोटल कॉस्ट में, आपकी टोटल कॉस्ट एक आउटपुट पे कितनी थी अब दो पे कितनी है, तो ये जो दो पे इंक्रीज आया ना इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो कहता है एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एक यूनिट और बनाते हो, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। तो मैं सिंपल सी कहता हूँ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन। क्यों सर? टोटल कॉस्ट आपकी दो यूनिट पे कितनी लगी, फिर टू माइनस वन यानी कि वन पे कितनी लगी, तो कहते हो दो में से एक को माइनस करो, आपका क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो यही तो मैं तब से कह रहा था ना कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बना के जो कॉस्ट लगी उसमें से पीछे वाले जितने बनाए उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो एडिशनल बनाया उस पर कितनी कॉस्ट लगी उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट को हम एक और डेरिवेशन करके निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं देखना। मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन। टोटल कॉस्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट एट एन प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एन, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का समेशन होता है। सेम मैंने इसका किया, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन एंड टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन, ये आ गया। बट मैं कह दूँ टोटल फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है, चाहे वो वन पे हो चाहे टू पे हो, दोनों सेम रहेगा। तो मैं कह दूँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को काट दिया, बचा गया वेरिएबल कॉस्ट एट एन एंड वेरिएबल कॉस्ट एट एन माइनस वन। और क्योंकि ये अलग होते हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया, मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एट एन माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट एन माइनस वन। तो दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले करवा दिए। मार्जिनल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट अगले वाले से पिछला माइनस, यानी एन माइनस वन। और मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से अगले वाले में से पिछला माइनस कर दो, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन। ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, रोक के देख लेना। राइट, ये भी देख लेना। उसके बाद करते हैं कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये भी यू शेप्ड कर्व होता है, बट पहले ये फॉल करता है देन वो राइज करता है। ये भी किस कारण से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं तुम्हें कह दूं सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ही टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है। देखो क्या है, टोटल कॉस्ट के ना एडिशन हुआ, किस चीज़ का एडिशन हुआ, मार्जिनल कॉस्ट का। तो मैं कह दूं मार्जिनल कॉस्ट ना टोटल कॉस्ट की गर्लफ्रेंड है। मार्जिनल कॉस्ट जैसे बढ़ेगा ना वैसे टोटल कॉस्ट इंपैक्ट करेगा। देखना फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूं,
मार्जिनल कॉस्ट पहले फॉल कर रहा था, तो टोटल कॉस्ट सर इंक्रीज कर रहा था बट एट डिक्रीजिंग रेट। और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड था टोटल कॉस्ट, वो भी इंक्रीज करने लगा एट इंक्रीजिंग रेट। पहले वो इंक्रीज कर रहा था एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमसी फॉल कर रहा था। जब एमसी राइज करने लगा वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट हो गया। देखो इसका कर्व कैसा बना, ये टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज कर रहा था एट इंक्रीजिंग, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऊपर से ही हो रहा है, बीच में गैप है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट, मार्जिन कॉस्ट फॉल कर रहा है। जब इसने रेट चेंज करा इंक्रीज डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो इधर एमसी क्या हो गया, बढ़ने लग गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। और जहाँ पे रेट चेंज होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन। अब आ जाओ एक रिलेशनशिप जिसका ए सी एन एम सी का, पेपर में ए सी एन एम सी और ए बी सी एन एम सी होता है, और एक बार करोगे बार बार इस्तेमाल करोगे क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का सेम है। करना क्या है सर, जब भी ए सी और एम सी बनाओगे ना, पहले ए सी कब आएगा देन एम सी कब आएगा। और तुम्हें पता है ए सी क्या होता है, पहले फॉल करता है देन राइज करता है। एम सी भी पहले फॉल करता है देन राइज करता है, बट मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से फॉल करता है, तेजी से राइज कर जाता है। तो मतलब मैं कह दूँ एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करेगा बट उससे ज़्यादा जल्दी एम सी फॉल करेगा, फिर एम सी राइज करेगा, ए सी भी राइज करेगा, बट एम सी तेजी से राइज करेगा। अब लिखना कैसे है इसको सर, कहोगे जब तक ए सी बड़ा है एम सी से, व्हेन ए सी इज ग्रेटर देन एम सी, ए सी इज फॉलिंग। जब ए सी बड़ा एम सी से, ए सी फॉल करेगा। और जब एम सी बड़ा होगा ए सी से, तो ए सी क्या करेगा, राइज करेगा। व्हेन ए सी इज ग्रेटर देन एम सी, ए सी फॉल्स। और जब ए सी इज लेस देन एम सी, देन ए सी राइजेस। और सब जब यहाँ दोनों बराबर होंगे तो ए सी का ये लोएस्ट पॉइंट होगा। कहता है ए सी इज इक्वल टू एम सी, तो ए सी का वो क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और एम सी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। कहता है मार्जिनल कॉस्ट जब छोटा होगा एसी से तो वो फॉल करेगा एवरेज कॉस्ट, और जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाएगा एसी से तब वो राइज करेगा। और जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वहाँ एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होगा। देखो मैं सारी चीज़ें एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करेगा देन एवरेज कॉस्ट राइज करेगा, बीच में वो कांस्टेंट होगा। अब बताना कैसे, कहता है जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा एमसी से तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा, जब एवरेज कॉस्ट कम होगा एमसी से तो एवरेज कॉस्ट राइज करेगा, जब दोनों बराबर होंगे तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा। सेम पॉइंट ए बी सी में डाल दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। तो कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी का क्या पॉइंट होगा सर, जब तक एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा एमसी से वो फॉल करेगा, जब एमसी बड़ा होगा एबीसी से तब वो राइज करेगा, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो मिनिमम पॉइंट है। पूरा का पूरा सेम। अच्छा, टीसी और एमसी का मैं ऑलरेडी बता चुका था बट फिर भी एक बार रीडिंग करवा देता हूँ। कहता है व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से वो बढ़ रहा होगा, एमसी फॉल करेगा। और जब टीसी स्टॉप करता है इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज करने से डिक्रीजिंग रेट पे, फिर वो करेगा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो वो इंक्रीजिंग करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमसी क्या हो जाएगा, उसका लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। ये इस पॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा है जब रेट चेंज हुआ ना डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट पे, तो कह रहा है कि यहाँ पे वो हमारा लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब टी सी एंड एम सी दोनों क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। टी सी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट और एम सी इंक्रीजेज, राइट। तो बस यही तुम्हारा यहाँ तक कॉस्ट का था। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, इसलिए कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ चाहिए, वो वाली वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। डन।